नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम कक्षा एकादशी विषय जीव विज्ञान के अध्याय 7 जिसका भाग 2 प्रकरण है संयोजी ऊतक, इसके बारे में हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। संयोजी ऊतक जटिल प्राणियों के शरीर में संयोजी ऊतक बहुतायत रूप से और विशिष्ट रूप से फैला हुआ होता है, यानी सर्वाधिक भाग के रूप में संयोजी ऊतक बॉडी में विद्यमान होता है। संयोजी ऊतक का नाम शरीर के अन्य ऊतकों और अंगों को एक दूसरे के साथ जोड़ने और आलंबन यानी सपोर्ट के आधार पर दिया गया। यानी जो संयोजी ऊतक होता है वह बॉडी के सभी भागों को आपस में जोड़ता है और सपोर्ट प्रदान करता है अंगों को या भागों को। इसी आधार पर इसको ये नाम दिया गया है। संयोजी ऊतक में कोमल ऊतक से लेकर विशेष प्रकार के ऊतक जैसे कि उपास्थि है, अस्थि है, वसीय ऊतक है और रक्त, ये सभी इसी ऊतक के भाग के रूप में शामिल किए गए। रक्त को छोड़कर सभी संयोजी ऊतकों में कोशिका संरचनात्मक प्रोटीन का तंतु स्रावित करती है, जिससे कोलेजन या इलास्टिन कहते हैं। यानी कोलेजन या इलास्टिन के रूप में एक प्रोटीन तंतु स्रावित होता है जो रक्त के अलावा सभी संयोजी ऊतकों से, और ये स्रावित भाग होता है प्रोटीन के रूप में। ये ऊतक को शक्ति, प्रत्यास्थता और लचीलापन प्रदान करता है। यानी कोलेजन की वजह से ऊतक है वो ताकतवर होता है, प्रत्यास्थ होता है, यानी और ये टूटता नहीं आसानी से, लचीलापन इसमें अधिक होता है। ये कोशिका रूपांतरित पॉलीसेकेराइड भी स्रावित करती है जो कोशिका और तंतु के बीच जमा होकर आधात्री का कार्य करता है। यानी कोशिकाओं के बीच में और तंतुओं के बीच में पॉलीसेकेराइड के रूप में शर्करा रूपी पदार्थ जो इन कोशिकाओं से बनता है वो आधात्री के रूप में कार्य करता है। संयोजी ऊतक को 3 प्रकार में बांटा गया है। पहला लचीला संयोजी ऊतक, दूसरा सघन संयोजी ऊतक, तीसरा विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक। तो संयोजी ऊतक के प्रकार पूछे जाते हैं तो ये 3 प्रकार होते हैं, लचीले, सघन और विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक। शिथिल संयोजी ऊतक में कोशिका और तंतु एक दूसरे से अर्ध तरल आधारीय पदार्थ में शिथिलता से जुड़े रहते हैं। यानी जैसा कि ऊतक का नाम है शिथिल संयोजी ऊतक, तो इसमें कोशिकाएं हैं, तंतु हैं, एक दूसरे के साथ एक सेमी जो लिक्विड पदार्थ होता है आधारीय पदार्थ के रूप में, उसके साथ शिथिलता से जुड़े रहते हैं। उदाहरण है त्वचा। ग्रत्तिका ऊतक जो त्वचा के नीचे पाया जाता है, यह प्राय उपकला के लिए आधारीय ढांचे का कार्य करता है। उपकला यानी एपिथेलियम जो त्वचा के रूप में होता है उसके आधार के रूप में, और ग्रत्तिका ऊतक पाया जाता है। इस संयोजी ऊतक में प्राय तंतु कोरक जो कि तंतुओं को जन्म देता है, माँ पक्षकाणु एवं मास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये इस संयोजी ऊतक की विशेषता होती है, जिसमें माँ पक्षकाणु कोशिकाएं जिसे मेगाफेगोसाइट्स सेल्स कहते हैं और मास्ट सेल्स ये इनके अंदर पाई जाती है। वसा ऊतक दूसरा शिथिल संयोजी ऊतक है जो मुख्य रूप से त्वचा के नीचे स्थित होता है। यानी त्वचा के नीचे जो वसा रूपी पदार्थ होते हैं वो इसी ऊतक में पाए जाते हैं। इस ऊतक की कोशिकाएं वसा संग्रहण के लिए विशिष्ट होती हैं। यानी वसा जो भी बॉडी में भोजन के रूप में आती है वो इसी भाग में और इसी ऊतक के अंदर संग्रह होती है। भोजन के जो पदार्थ प्रयोग में नहीं आते वे वसा के रूप में परिवर्तित होकर इस ऊतक में संग्रहित किए जाते हैं। जिन पदार्थों का भोजन में कोई प्रयोग नहीं होता वे इसी में और संग्रहित रहते हैं। ढीला संयोजी ऊतक या शिथिल संयोजी ऊतक, ये इसके 2 भाग होते हैं, एरियुलर ऊतक और वसा ऊतक। एरियुलर ऊतक जो होता है उसमें हमने अभी पढ़ा था वर्ध पक्षकाणु, ये कोशिकाएं वर्ध पक्षकाणु के रूप में पाई जाती हैं। ये रेशे हैं जो इनके बीच में विद्यमान होते हैं तंतु रूपी, जिसे तंतु कोरक भी कहते हैं। और ये कोलेजन तंतु हैं जो इन ऊतकों के अंदर पाए जाते हैं। और ये मास्ट कोशिकाएं जो हमने अभी पढ़ा था, ये शिथिल ऊतक की कोशिकाएं होती हैं। दूसरा है वसा ऊतक, जिसमें वसा में जो पदार्थ होते हैं वो इसके अंदर संग्रहित कर लिए जाते हैं। ये कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है और कोशिका कवर की हुई प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है। ये वसा ऊतक और एरियुलर ऊतक जो ढीले संयोजी ऊतक के रूप में पाए जाते हैं। सघन संयोजी ऊतकों में तंतु और तंतु कोशिकाएं दृढ़ता से व्यवस्थित होती है, जबकि शिथिल जो ऊतक था उसमें
जो कोशिकाएं और तंतु आपस में जुड़े होते हैं वो ढीले होते हैं, यानी शिथिलता से जुड़े रहते हैं, प्रत्यास्थता ज़्यादा होती है। सघन संयोजी ऊतकों में तंतु है और तंतु कोशिका हैं दृढ़ता से जुड़ी रहती है। अभिविन्यास के आधार पर तंतु और तंतुकोरक सघन संयोजी ऊतक को नियमित संयोजी ऊतक और अनियमित संयोजी ऊतक में विभाजित किया गया है। यानी अभिविन्यास के आधार पर तंतु तथा तंतुकोरक जो सघन संयोजी ऊतक है उसको नियमित संयोजी ऊतक और अनियमित संयोजी ऊतक दोनों भागों में डिवाइड किया गया है, विभाजित किया गया है। सघन नियमित ऊतक में तंतुकोरक समांतर रूप से गुच्छों के रूप में या गुच्छों के बीच में कतार में उपस्थित होते हैं, यानी एक नियमितता पाई जाती है, एक कंटिन्यूटी पाई जाती है इन तंतुओं के और संरचना में उपस्थिति के आधार पर। ये देखिएगा घना नियमित संयोजी ऊतक, इसमें देखिएगा एक व्यवस्थित तरीके से ये आपस में जुड़े रहते हैं और ये देखिएगा सारे तंतु हैं, कोशिका हैं जो एकदम व्यवस्थित तरीके से आपस में जुड़ी रहती है इस प्रकार, यानी समांतर रूप से देख सकते हैं आप। कोलेजन की जो रेशे हैं, कोलेजन तंतु हैं, एकदम समांतर रूप से व्यवस्थित तरीके से जुड़े रहते हैं, इसलिए इसको संयोजी ऊतक यानी घना नियमित संयोजी ऊतक कहते हैं। दूसरा है घना अनियमित संयोजी ऊतक। इसमें देखिएगा इसमें कोई भी कोशिकाएं या जो रेशे हैं वो कोलेजन रेशे वो नियमितता के साथ जुड़े हुए नहीं होते। तो यह चित्र से स्पष्ट है, कोई इस प्रकार जुड़ा है, कोई इस प्रकार है, तो कोई इस प्रकार फैला हुआ है, तो कोई नियमितता नहीं होने के कारण इसको अनियमित घना संयोजी ऊतक कहते हैं। कंडराएं जो कंकाल पेशी को अस्थि से जोड़ती हैं तथा स्नायु जो एक अस्थि को दूसरी अस्थि से जोड़ते हैं, ये इसी के उदाहरण। कंडराएं कई बार पूछ लेते हैं कंडराएं क्या है, तो कंकाल की जो पेशियाँ होती हैं, मसल्स होती हैं, उसको अस्थि से जोड़ने का कार्य करती है। और स्नायु यानी लिगामेंट्स जो एक अस्थि को दूसरी अस्थि से जोड़ने का कार्य करते हैं। जैसे जहाँ जहाँ जोड़ होते हैं उनके बीच में लिगामेंट्स पाए जाते हैं, यानी जैसे घुटने का जोड़ है, बाजू का जोड़ है, हाथ पैर की हड्डियों में जहाँ जहाँ जोड़ होते हैं वहाँ पर और लिगामेंट्स पाए जाते हैं। कोलेजन तंतु का गुच्छा कंडराओं को प्रतिरोधी क्षमता प्रदान करता है और इसे टूटने से बचाता है। ये कोलेजन तंतु जो गुच्छे के रूप में पाए जाते हैं वो कंडराओं को ज़्यादा मजबूत बनाते हैं ताकि वो टूट न जाए। सघन नियमित संयोजी ऊतक लचीली स्नायु में पाया जाता है, यानी स्नायु जो लिगामेंट्स जोड़ में पाए जाते हैं लचीले भी होते हैं और उनमें सघन नियमित संयोजी ऊतक पाया जाता है। सघन अनियमित ऊतक में तंतु और तंतुकोरक होते हैं। तंतु में अधिकांश कोलेजन होता है जिनका अभिविन्यास अलग अलग होता है, यानी कोई रेगुलरिटी नहीं होती। ये ऊतक त्वचा में पाया जाता है। उपास्थि, अस्थि और रक्त विशेष प्रकार के संयोजी ऊतक होते हैं, यानी उपास्थि को, अस्थि को और रक्त को विशिष्ट संयोजी ऊतक कहा जाता है। उपास्थि का अंत या अंतराकोशिक पदार्थ जो होता है वो ठोस होता है, विशिष्ट अनन्य संपीड़न रोधी होता है। इस ऊतक को बनाने वाली कोशिकाएं हैं वो उपास्थि अणु कहलाती है। स्वयं द्वारा स्रावित आधात्री में छोटी छोटी गुहिकाओं में बंद हो जाती है। ये उपास्थि के ऊतक विशेषताएं हैं। जैसे अपनी कान की जो बाहर वाला बाह्यकर्ण होता है यह उपास्थि का बना होता है, उसी प्रकार हमारे कंठ में जो छल्ले होते हैं सी आकार के, ये भी उपास्थि में बने होते हैं। कशेरुकी भ्रूण में विद्यमान अधिकांश उपास्थियाँ वयस्क अवस्था में अस्थि द्वारा प्रतिस्थापित होती हैं, यानी जो कशेरुकी प्राणियों के जो भ्रूण होते हैं, एम्ब्रियो होते हैं, उसमें अधिकांश उपास्थियाँ ऐसी होती हैं जो वयस्क अवस्था में और जीव होने पर ये उपास्थियाँ अस्थि का रूप ले लेती है, यानी उसके द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती है। वयस्क में कुछ उपास्थि जैसे नाक की नोक, बाह्य कान, संधियाँ, मेरुदंड की आसपास की अस्थियाँ के मध्य तथा पैर की और हाथ में पाई जाने वाली कुछ उपास्थियाँ होती हैं जो उपास्थि ऊतक के उदाहरण हैं। अस्थि खनिज युक्त ठोस संयोजी ऊतक हैं। इसका अनन्य
आधात्री कोलेजन तंतु और कैल्शियम लवण युक्त होता है जो अस्थि को और मजबूत बनाता है। यानी उपास्थि से अस्थि है वो मजबूत होती है। उपास्थि मुड़ सकती है, प्रत्यास्थ होती है, जबकि अस्थि है वो मुड़ नहीं सकती। ये शरीर का मुख्य ऊतक होता है जो शरीर के कोमल अंगों को संरचनात्मक ढांचा प्रदान करता है और ऊतकों को सहारा और सुरक्षा देता है। ये इस ऊतक की विशेषता होती है। ये उपास्थि ऊतक की संरचना है, देख सकते हैं। इसमें कोलेजन रेशे वलय के रूप में विद्यमान है और ये उपास्थि कोशिकाएं हैं। उपास्थि ऊतक का निर्माण करती है। ये अस्थि ऊतक है, देखिएगा इसमें इसकी बनावट उपास्थि ऊतक से अलग है। इसमें संत अस्थि ऊतक के रूप में ये वलय पाए जाते हैं और कोशिका देख सकते हैं आप। और इस प्रकार इसकी संरचना में और उपास्थि संरचना में काफ़ी भिन्नता पाई जाती है। अस्थि कोशिकाएं आधात्री के अंदर रिक्तिकाओं में उपस्थित होती हैं। पैर की अस्थि जैसे आपकी लंबी अस्थि बाहर, यानी जिसे हम फीमर कहते हैं, वह शरीर का भार वहन करने का कार्य करती है। यानी पैर की अस्थियाँ, फीमर सबसे लंबी है तो नीचे वाली अस्थियाँ उससे छोटी होती हैं। सबसे लंबी अस्थि फीमर होती है। ये अस्थियाँ पूरे शरीर का भार अपने ऊपर और वहन करती है। अस्थि कंकाल पेशी से जुड़कर परस्पर क्रिया द्वारा गति प्रदान करती है। यानी जितनी भी अस्थियाँ हैं वो पेशियों के माध्यम से गति करती हैं और पेशियों के अंदर तंत्रिकाएँ होती हैं। इनके माध्यम से ये मिलकर सामूहिक रूप से और शरीर को गति प्रदान करते हैं। ये शरीर के अंगों को गति प्रदान करते हैं। कुछ अस्थियों में अस्थि मज्जा रक्त कोशिकाओं का उत्पन्न करती है। कुछ अस्थियाँ ऐसी होती है जिनके अंदर बोन मैरो पाया जाता है जो रक्त की कोशिकाएं बढ़ाने का कार्य करता है। रक्त तरल संयोजी ऊतक होता है जिसमें जीव द्रव्य, लाल रुधिर कणिकाएँ, सफ़ेद रुधिर कणिकाएँ और पट्टिकाणु जिसे प्लेटलेट्स कहते हैं पाए जाते हैं। ये रक्त में 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। और बाकी बचा हुआ भाग जो द्रव के रूप में होता है वो होता है प्लाज्मा। रक्त मुख्य परिसंचारी तरल है जो कि विभिन्न पदार्थों के परिवहन में सहायता करते हैं। जितने भी पदार्थ, भोज्य पदार्थ हो या गैसीय पदार्थ हो, वो सभी इसी माध्यम से रक्त के द्वारा शरीर के सभी अंगों तक पहुंचने का काम करते हैं। रक्त तरल संयोजी ऊतक के रूप में होता है और इसमें सभी जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उनके आकार देखिएगा। ये आरबीसी का आकार है, ये पट्टिकाणु है और ये श्वेत रुधिरिकाणु यानी डब्ल्यूबीसी पाई जाती है। इस प्रकार ये रक्त में 3 प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती है। अब है इस जो टॉपिक को हमने पढ़ा है इसके अभ्यास प्रश्न जो नोटबुक में करने हैं। पहला है कोलेजन क्या है, दूसरा संयोजी ऊतक के प्रकार बताइए, तीसरा वसा ऊतक की विशेषताएं बताइए और चौथा है रक्त कणिकाओं के नाम बताइए। आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।